हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीतू मेहना के पॉडकास्ट वीडियो की। सेकंड पे हम बात करने वाले हैं दरक फैमिली के बर्थडे की, जो बर्थडे 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, फाइनली अब वो ख़त्म हो चुका है। तो एक रिएक्शन वीडियो तो उस पर भी बनता है। उसके पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस अभी के अभी लाइक कर देना। वीडियो पूरी देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ट पॉडकास्ट वीडियो से। नीतू मेहना का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने बाकी का 40 मिनट का इंटरव्यू तो वैसा ही था जैसे सबके होते हैं। नॉर्मली सारे क्रिएटर्स एक जैसे ही जवाब देते हैं और एक जैसे ही होते हैं कि कैसे आगे बढ़े, कैसे स्टार्टिंग करी, किस किस ने साथ दिया, किस किस ने क्या बोला, वही सब था। लेकिन हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने कंट्रोवर्सी से रिलेटेड दिए उस पर। इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आपका ड्रीम क्या है, तो उन्होंने अपना एक ड्रीम बताया कि मेरा ड्रीम है एक अच्छा घर लेना, क्योंकि मेरे पास अच्छा घर नहीं है। तो मैं लोगों को जिनके साथ मैं अभी उठती बैठती हूँ उनके घर पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मेरा छोटा घर है, उतनी सुविधाएं नहीं है, तो मैं उनको अपने घर में बुला नहीं पाती हूँ। इसलिए मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना एक अच्छा घर लूँ। तो इस पे ना मुझे जो इंटरव्यू ले रहा था उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि अभी आप जहाँ रहती हो वो घर है, जो आप लोगी वो मकान होगा, लेकिन जब आप लोगी तो उसमें अपने घर को शिफ्ट करना, मतलब जो रहने वाले लोग हैं उनको सबको साथ लेके जाना। जिसमें अकेला अकेला इंसान रहता है वो मकान होता है। घर छोटा हो बड़ा हो, घर के रहने वाले लोगों से बनता है। चार दीवारी का जो होता है वो मकान होता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा उनसे पूछा कि इस कंट्रोवर्सी में आपने क्या देखा, तो कैसे फील किया। तो उन्होंने ना, नीतू मेहना ने एक चीज़ बोली जिसमें कि ये कंट्रोवर्सी में मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा। मतलब एक रहता है ना, मैं मरी नहीं बाकी मेरी सारी गति हो गई, और कहीं ना कहीं ये हुआ था। एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और सबसे ज़्यादा बुरी तरह उनको मतलब इज्जत को तार तार किया था। इस कंट्रोवर्सी में उन्होंने भी बोला, इसमें एक कंट्रोवर्सी में एक औरत की इज्जत नहीं गई, इसमें कई सारी औरतों की इज्जतें गई, चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे वो नीतू मेहना हो, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे वो और भी कई लोग थे जिसमें जगत भैया ने जिनको अपने लपेटे में लिया था। लेकिन हाईलाइट जो हुई थी वो नीतू मेहना हुई थी, आकांक्षा हुई थी और जगत दीदी हुई थी। नीतू मेहना ज़्यादा हुई थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं मीडिएटर नाम उनका एक पड़ गया था, क्योंकि उनको मतलब एक रहता है ना, एक छोटी से छोटी बात की खबर भी उनको थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जगत दीदी के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। हालांकि वो गलत थी, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है, हम दोस्त जब दिल से निभाते हैं दोस्ती को तो हम गलत या सही डिसाइड नहीं करते, हम बस साथ देते हैं। उनको भी नहीं पता होगी कि ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस तरीके से सोशल मीडिया पे आएगा और जिसके लपेटे में उनका घर भी आएगा। उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा, तो उन्होंने इसी वजह से बोला था कि इस कंट्रोवर्सी में मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा। और इस कंट्रोवर्सी जब हुई थी, जब उनका पहला वीडियो आया था, उसके बाद एक और वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे ससुर हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं होंगी, सिर्फ मैं होंगी। तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर उस टाइम मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होता, मेरा परिवार मुझ पे विश्वास नहीं करता, तो शायद आज मैं यहाँ पे बैठी नहीं होती। जितने भी जो जगत भैया के जो चमचे यहाँ आके कमेंट करते हैं ना कि आप उनके ऊपर वीडियो क्यों बनाते हो, आप छोड़ दो उनको, तो ये वीडियो ना उनके लिए ही है। मेरे थोड़े से कुछ शब्द, जगत भैया ने ना सिर्फ एक औरत की बदनामी नहीं करी थी, अगर वो चाहते तो ये सब कुछ रुक सकता था। जगत भैया ना ऐसे काम किया था जो वो कई सालों तक नहीं भूला जाएगा। क्या एक बार किसी औरत की इज्जत ली हुई वापस कोई लौटा सकता है? कोई भी नहीं लौटा सकता है, कोई भी नहीं लौटा सकता है। चाहे वो इंसान कितना ही हंस ले, चाहे वो इंसान कितना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, जब वो पलट के देखेगा तो वो उसको काला दिन काली रात हमेशा याद आएगी। ज़रूरी नहीं होता बाज़ार में खड़ी हुई औरत की इज्जत तभी नीलाम हो जब उसके कपड़े उतारे जाएं। बहुत सारे इंसान आजकल डिजिटली भी इज्जत नीलाम कर रहे हैं, जैसे कि जगत भैया ने करी।
जो नीतू मेहना थी वो तब ज़्यादा बदनाम नहीं हुई, तब उनका ये नाम पड़ा कि वो मीडिएटर हैं, उनको सब पता है, तब ज़्यादा उनकी बदनामी नहीं हुई। उनकी बदनामी तब ज़्यादा हुई थी जब जगत भैया ने पहले लाइव आके उनसे सुलह करने की कोशिश करी थी कि ठीक है हम बातों को क्लियर करेंगे, हम साथ में लाइव आएंगे। और जब साथ में लाइव आए थे तो उनको एक जूस वाले के साथ कनेक्टेड करके उनके करेक्टर पे लांछन लगाने की कोशिश करी थी, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे उनका नाम जूस वाली दीदी के नाम से जाना जाने लगा। चाहे जगत भैया आज कितना भी हंस ले, कितना ही आगे बढ़ जाए, कितना ही पीछे की बात ना करे, कितना ही रिएक्शन वालों को लताड़ ले, क्या जब भी कोई बात होगी और जब भी कुछ छोटी बड़ी बात होगी, क्या नीतू मेहना के नाम को ये चेंज कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग आज तक भी उनको जूस वाली दीदी बोलते हैं? क्या वो वीडियोस कभी डिलीट होंगी जो उन्होंने उस टाइम वाहियातगिरी करी थी? ज़रूरी नहीं थी हर चीज़ मुंह से ही बोली जाए। आपकी दुश्मनी एक इंसान से थी, आप एक इंसान की इज्जत ऑलरेडी तार तार कर चुके थे, तो ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान से जुड़े हुए जितने भी लोग हों आप उनको भी लपेटे में लो। कभी कभी बहुत सारी बातें जान कर भी अनजान बन जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि खुद को सच साबित करने के लिए और कुछ खुद को सही साबित करने के लिए आप दुनिया के हर इंसान को नीचा दिखाओ। जगत भैया ने कहीं ना कहीं उस टाइम पे वैसा ही किया था कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही हूँ, सिर्फ मैं इज्जतदार हूँ, मैंने कुछ पाप नहीं किया, बाकी सारे गलत हैं, बाकी सारे कैरेक्टर लेस हैं। उन्होंने ये साबित करने के चक्कर में सबकी धज्जियाँ उड़ाई और बाद में क्या हुआ, सबकी उड़ी तो उड़ी लेकिन खुद सही साबित नहीं हुए, सही साबित नहीं हुए कहीं से भी। आज भी वो इसीलिए लतियाए जा रहे हैं अपनी वाहियात हरकतों की वजह से। तो जो उनके चमचे आते हैं ना कि छोड़ दो उनको पीछा, पहले आप उनको जाके बोलो अपने प्यारे भैया को कि वो वाहियात हरकतें करना छोड़ दें। तो वो जब छोड़ेंगे तो रिएक्शन वाले और उनकी जो वो वाली ऑडियंस है जो उनको लताड़ने जाती है और वो उनको गालियां देने जाती है, वो ऑलरेडी पीछे हट जाएगी। दूसरी तरफ उनको एक सवाल पूछा गया कि अगर आप ज़िंदगी में कौन सा ऐसा यूट्यूबर होगा या कौन सा एक ऐसा इंसान होगा जिसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं देखना चाहेंगे, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी, ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने बोला कि एक ही इंसान है, मेरा पूरा यूट्यूब फैमिली जानता है, पूरे वाईटी की फैमिली जानता है कि मैं किसको अपनी ज़िंदगी में वापस शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और वो शक्ल थी जगत भैया की। उन्होंने जो थूका था वो जगत भैया के मुंह पे थूका था कि मैं जगत भैया की ज़िंदगी, जगत भैया की शक्ल अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं देखना चाहती। और उन्होंने बाद में ये भी बोला था, वापस मत दिख जाइयो, सामने मत दिख जाइयो, ये भी बोला था उन्होंने। तो इन्होंने इतने सारे लोगों की इज्जत ख़राब करी है और आज ये इंसान इंसानियत और मर्यादा की पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है अच्छा बन के। दूसरी तरफ हम बात करेंगे दरक फैमिली की। दरक फैमिली ने बेटी का बर्थडे स्टार्ट किया। मैंने टोटल ब्लॉग्स स्टार्ट जहां से हुए थे अब तक उन्होंने एक 15-20 दिन जितने भी उनके बर्थडे को स्टार्ट होते हुए हैं, जहां से उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी थी बर्थडे की कि हम आज से किसको बुलाएं और किसको नहीं बुलाएं, अब तक टोटल 50 से 55 ब्लॉग्स आ गए हैं। तो आप ऑडियंस, हालांकि उनका कोई भी ब्लॉग वायरल नहीं गया, कोई भी ब्लॉग ट्रेंड में नहीं गया, कहीं ना कहीं ये ऑडियंस जो है अब समझ चुकी है कि क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस को किस तरीके से ठगते हैं, किस तरीके से मूर्ख बनाते हैं। तो इसीलिए ऑडियंस ने भी बहुत सारे क्रिएटर्स का हाथ छोड़ना चालू कर दिया है। उन्होंने 50 से 55 ब्लॉग्स डाले बेटी के बर्थडे के नाम के। हालांकि बाद में वो बर्थडे कम और साउथ इंडिया की यात्रा ज़्यादा हो गई थी। सच्ची बताना, मेरी जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, किस किस को ऐसे लगा कि वो बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन था? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे लगा जैसे हम भगवान से कोई मन्नत मांगते हैं कि मेरे घर में बेटी नहीं है, भगवान जी प्लीज़ मुझे बेटी दे देना, जब मेरी बेटी 1 साल की हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी को लेके मैं ये मंदिर के दर्शन करूँगी। सेम वैसा ही लग रहा था कि उन्होंने भी एक मन्नत मांगी थी कि 10 साल बाद उनके घर में बेटी आई है और बेटी का बर्थडे वो पूरे परिवार को लेके पूरा साउथ इंडिया घूम के आई हैं। उस पूरे टूर में कहीं भी ऐसे नहीं,
जैसे बर्थडे स्टार्ट होने से पहले वो 2-3-4 ब्लॉग छापे थे ना कि लोग और रिएक्शन वाले खासकर रिएक्शन वालों को टारगेट किया था कि रिएक्शन वाले हमारे इसको ख़राब करना चाहते हैं बर्थडे को, इसीलिए हम यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट ना करके बाहर जाके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला था कि प्लीज़ कोई भी इंसान, मतलब रिएक्शन वालों को ही बोला था, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बोला था कि कोई भी इंसान हमारी ऑडियंस को घुमाने की कोशिश ना करे। हम अपनी मेहनत करते हैं, ऑडियंस हमें देखना चाहती है, तो कोई भी उल्टी सीधी बातें बना के हमारी ऑडियंस को बरगलाने की कोशिश ना करें। तो किसी भी रिएक्शन चैनल वाले ने बात ही नहीं करी बर्थडे पे, बात ही नहीं करी। इसका अंजाम क्या हुआ कि उनके व्यूज़ ही नहीं आए ब्लॉग्स पे, चाहे वो अब इसको कुछ भी नाम दे दें कि हम इसी से खुश हैं, हम व्यूज़ के लिए नहीं आते, कुछ भी नहीं आते। भाई साहब, सब व्यूज़ का खेल होता है यहाँ पे, हर इंसान व्यूज़ ही चाहता है यहाँ पे। जो क्रिएटर्स ये बोलते हैं ना हम सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं करते हैं, ये हमारा शौक़ है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना शौक़ किसी का नहीं होता है। हर कोई इंसान टाइम वेस्ट करके अपना फालतू में वीडियो कोई नहीं बनाता, सब व्यूज़ का और डॉलर का ही खेल है। सबका लालच होता है, क्रिएटर्स का भी, रिएक्शन वालों का भी, सबका ही। तो लालच सबका होता है, कोई भी ऐसे महान टैग लेने की कोशिश ना करे कि हम इसलिए नहीं करते हैं। तो किसी ने उस बारे में बात ही ना करी कहीं ना कहीं, तो वो वीडियोस उनके, कोई भी एक सिंगल वीडियो उनका 1 लाख के ऊपर नहीं पहुंचा। तो जो भी क्रिएटर रिएक्शन वालों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, उनको भी ये ध्यान देना पड़ेगा, जब रिएक्शन वाले किसी भी क्रिएटर को किनारा कर देते हैं ना, तो भी उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। लोग उनमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ऑडियंस क्रिएटर से जुड़ती है तो क्रिएटर को भी अपनी ऑडियंस को होल्ड करके पकड़ के चलना चाहिए। अगर रिएक्शन वाले आपको कुछ गलतियां याद दिला रहे हैं, अगर आपको कुछ कमियां निकाल रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है आप उन कमियों को पूरा करो, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो और आप अपनी ऑडियंस को एक अच्छा दिखाना चाहते हो अपने आप को। आप जिस टाइप की ब्लॉगिंग लेके आते हो, आपको अपनी ऑडियंस को वही दिखाना चाहिए, ना कि आप हर तीसरे दिन लड़ाई करने आ जाओ, हर तीसरे दिन ब्लेम करने आ जाओ एक दूसरे पे। जब रिएक्शन वाले किसी क्रिएटर को पकड़ के रखते हैं, तो रिएक्शन वालों की भी चाहे 5,000 की ऑडियंस हो, चाहे 10,000 की ऑडियंस हो, चाहे 50,000 की ऑडियंस हो, वो भी इंटरेस्ट लेने जाती है कि चलो जो अननोन लोग होते हैं, चलो हम देख के आते हैं ये क्रिएटर ने आखिर क्या किया कि इस पर रिएक्शन बन गया। और कहीं ना कहीं रिएक्शन वालों के पास जो ऑडियंस होती है, वो वही ऑडियंस होती है जो इन क्रिएटर्स से नाखुश होती है, जो अपने मन की बात कहना चाहती है, वो वैसे रिएक्शन वालों के पास इकट्ठी हो जाती है। जो रिएक्शन वाले उनके कभी ना कभी जो फेवरेट रहे हुए क्रिएटर्स होते हैं उन पे रिएक्शन देते हैं, तो उनके पास वो ऑडियंस, क्योंकि ये क्रिएटर्स क्या करते हैं, जब इनका बुरा वक्त आता है, जब इनको गालियां पड़ती हैं, जब ये ट्रोल होते हैं, तो ये अपने कमेंट सेक्शन को या तो बंद कर देते हैं या होल्ड पे डाल देते हैं, मतलब फिल्टर होके कमेंट्स आते हैं। तो ये उन्हीं कमेंट्स को रखते हैं जिनमें इनको एप्रिसिएशन मिलता है, जिनमें इनकी अच्छी बातें होती हैं, और बाकी के सारे कमेंट्स को हाइड कर देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं कि वहाँ पे हमारा कमेंट दिखाई नहीं दे रहा, वो लोग हमारे कमेंट को डिलीट कर रहे हैं, वो लोग हमारा कमेंट को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स के बारे में लोग कमेंट करते हैं। आप सोचो, अगर एक क्रिएटर को मेरे 5,000 व्यूज जाते हैं मान लो, तो 50-100 कमेंट तो मेरे 5,000 व्यूज पे ही आ जाते हैं। तो आप सोचो, जिनके लाखों में व्यूज जाते हैं इन क्रिएटर्स के, या 50,000 जाते हैं या 1 लाख व्यूज जाते हैं, तो क्या उनको 40-50 कमेंट ही रहेंगे? उनको हज़ारों में कमेंट आने चाहिए। बट इनके शो कितने होते हैं? सिर्फ 10, 20, 50, 100, जितना ये रखना चाहते हैं उतना। सेम लप्पू लप्पी करते हैं, सेम जगत दीदी करती हैं, सेम बाकी, मतलब मोस्टली ये पूरा गिरोह जो है वो सेम टाइप के करता है, सेम करते हैं सारे। लेकिन इनकी जो असली औकात है, जो इनकी असली गालियां हैं, जो इनका असली फेस है, जो इनकी चीप हरकतें हैं, आजकल यूट्यूब पे कम, मैं बार बार बोल रही हूँ, आजकल ये वाहियात हरकतें यूट्यूब पे कम, फेसबुक पे ज़्यादा करते हैं। और फेसबुक पे ये लोग शायद फ़िल्टर भी नहीं लगाते हैं, और शायद कमेंट सेक्शन भी ऑफ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, जगत दीदी ने किया हुआ है, पहले किया हुआ था, अभी तो खोल दिया है, तो वहाँ पे उनको भी गालियाँ पड़ती हैं। लप्पू लप्पी को तो आजकल इतनी गालियाँ पड़ती हैं, और ऐसी ऐसी गालियाँ पड़ती हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है।
तो वहाँ पे इनको ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ब्लॉग्स को एडिट करके डालते हैं, कट 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 लगा के देख के डालते हैं। लेकिन वहाँ पे इनके अनकट वीडियोस आते हैं, जो चीज़ डालने की है ये वो भी डालते हैं, जो चीज़ नहीं डालने की है ये वो भी डालते हैं। फिर ये कोशिश करते हैं कि जो वहाँ की बात है वो यहाँ पे नहीं की जाए। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो रिएक्शन वाला जब रिएक्शन देता है तो बहुत सारे रिएक्शन वालों के पास उनको फेसबुक की ऑडियंस उनको वीडियोस भेज देती है कि देखो इन्होंने फेसबुक पे ऐसा वीडियो डाला। जब रिएक्शन वाले वीडियो बनाने बैठते हैं तो उनको 2-4 फेसबुक की भी वीडियोज़ मतलब दिख जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम यूट्यूब पे बैठ के बात करेंगे तो सिर्फ यूट्यूब की ही बात करेंगे। सोशल मीडिया मतलब सारा सोशल मीडिया आता है। जिसको जहाँ जो गंदगी दिखाई देगी वो उसके बारे में बात करेगा, जिसको जहाँ जो अच्छा दिखाई देगा वो अच्छा बोला जाएगा। सो किसी को भी लताड़ो लेकिन अपनी ऑडियंस को कभी आंखें नहीं दिखाओ। ये सारे क्रिएटर्स के लिए है, क्योंकि ऑडियंस से आप बने हो, आपसे ऑडियंस नहीं बनी है। जिस दिन ऑडियंस आपका साथ छोड़ देगी उस दिन आप आसमान में होना। अगर आज आप आसमान में उड़ रहे हो तो 2 दिन में ज़मीन में लाके खड़ा कर सकती है यही ऑडियंस। चाहे वो रिएक्शन वालों की ऑडियंस हो, चाहे वो क्रिएटर्स की ऑडियंस हो, चाहे वो किसी भी टाइप के ब्लॉगिंग चैनल की ऑडियंस हो। इतने बड़े बड़े चैनल्स होते हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं, 10-10 15-15 मिलियंस। अगर ऑडियंस उनका साथ नहीं देती उनको भी 10-10 हज़ार में व्यूज़ रह जाते हैं। मैंने एक कोई तो भी चैनल देखा जिसके 6 लाख सब्सक्राइबर्स थे लेकिन उसको 4 घंटे में 700 व्यूज़ आए थे, डेली ब्लॉगिंग वाला। तो ऑडियंस, आप ऑडियंस को क्या दिखा रहे हो, ऑडियंस आपसे क्या चाहती है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप अपना आके बस यहाँ पे दूसरों को लतिया के चले जाओ और कंट्रोवर्सी करके चले जाओ और कंट्रोवर्सी से अपने घर भर लो, एक दूसरे की इज्जत उछाल के अपने घर भर लो और बाद में कह दो जी हम तो दूध के धुले हुए हैं, सामने वाले ने हमसे कंट्रोवर्सी करवाई, और अपना सारा ठीकरा दूसरों के सिर पे उड़ेल दो। कभी कभी क्या होता है, अगर कंट्रोवर्सी होने भी वाली होती है तो क्रिएटर्स को ये चाहिए कि समाज में गंदगी ना फैले, हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा ना बोलें। जरूरी नहीं होती है कि अगर 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही हो, 2 लोगों की लड़ाई चल रही हो तो तीसरे भी हाथ धोने आ जाओ, चौथे भी हाथ धोने आ जाओ। सब अपना अपना पॉइंट बना के ले जाओ और अपनी अपनी वीडियो चला के उसमें से चले जाओ कि हमारा पक्ष ये था, हमारा पक्ष ये था, हमारा पक्ष ये था। समटाइम्स चुप रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी आपका एक चुप किसी सामने वाले की इज्जत को बचा सकता है। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। किस किस ने नीतू मेहना का पॉडकास्ट देखा और कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और किस किस ने बर्थडे ब्लॉग्स देखे वो भी बताना कैसा लगा आपका बर्थडे, 1 महीना का साउथ इंडिया का टूर, वो भी ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।